हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन के सार संग्रह बुक को पढ़ने वाले हैं। ये बुक सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। इस बुक में 25,000 से भी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा गया है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखनी चाहिए। ये बुक सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी बुक है, जैसे कि रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी, बिहार पुलिस, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी बुक है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में आज हम लोग पार्ट 3 से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? मगहर में। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदायन ने। पाटलिपुत्र नामक स्थान की स्थापना किसने की थी? उदायन ने। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखूर। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखूर। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयाल। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयाल। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? भवभूति। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? भवभूति। खारमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। खारमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हिस्क ए सर्ब क्या था? सिंचाई कर। सल्तनत काल में हिक्स ए सर्ब क्या था? सिंचाई कर 10%। नायाब
नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? मुइजुद्दीन बहराम शाह ने 1242 ईस्वी में। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? मुइजुद्दीन बहराम शाह ने 1242 ईस्वी में। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परावर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परावर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया? अयोध्या अभिलेख से। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? 7 वर्गों में। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, निरीक्षक और पार्षद। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? 7 वर्गों में। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, निरीक्षक और पार्षद। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर में। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर में। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? कैलाश मंदिर का। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1909 ईस्वी में। पहली बार किस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1909 ईस्वी में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिक के काल में। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? मौर्य वंश के। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? मौर्य वंश के काल में। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश का। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश का। हाथी गुम्फा अभिलेख में जिसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का।
सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी में। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? चेम्सफोर्ड सुधारों में। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधारों में। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादाभाई नौरोजी। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादाभाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध के आगे बढ़ने से किसने रोका? नागभट्ट। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध के आगे बढ़ने से किसने रोका? नागभट्ट ने। महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसने विचार विमर्श करके परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मेटकॉफ 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मेटकॉफ 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हस्तांतरित कर बीदर बनाई? अहमद शाह। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हस्तांतरित कर बीदर बनाई? अहमद शाह के शासनकाल में। फुतुहात ए सलातीन की रचना किसने तथा कब की? इसामी ने लगभग 1350 ईस्वी में। फुतुहात ए सलातीन की रचना किसने की तथा कब की? इसामी ने लगभग 1350 ईस्वी में। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? नागनिका ने। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? नागनिका ने। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? प्राकृत भाषा में। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। संगम युगीन ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। संगम युगीन ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। अंग्रेजों के शासनकाल में
भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 ईस्वी में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व से। बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी में खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। और इसकी खोज की है R.S. विष्ट ने। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी के शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अपना आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते हैं? अमाजू। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अपना आजीवन अविवाहित रहती थी। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? अमाजू। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? अमाजू। महात्मा बुद्ध के समय कोसल देश के कौन राज्य महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनचित्त। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनचित्त। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक ने। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक ने। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहदत्त की। 185 ईस्वी में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहदत्त की। 185 ईस्वी में। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया तथा तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया था? इलाहाबाद में। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा था। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में तथा तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया था? इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया था? औरंगजेब ने अपनी बेगम रबिया दुर्रानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया था? औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुर्रानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? भास्कराचार्य द्वितीय। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? भास्कर द्वितीय, भास्कराचार्य द्वितीय। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? भास्कराचार्य द्वितीय। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? भास्कराचार्य द्वितीय।
शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। स्यादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी, जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी, स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। अकबर का संरक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ़। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ़। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ़। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जमुला ने। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के नर्मदा नदी के तट पर। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के नर्मदा नदी के तट पर। ललितादित्य मुक्तापीठ किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। ललितादित्य मुक्तापीठ किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में किसने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विजयनगर राज्य में और विधवा पुनर्विवाह में। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा इस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विजयनगर राज्य में। विधवा पुनर्विवाह। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था? विजयनगर राज्य में। और किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विधवा पुनर्विवाह को। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासन के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की। तिरुचिरापल्ली के गढ़ में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की। तिरुचिरापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की। तिरुचिरापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की। तिरुचिरापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है? इंद्र को। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है? इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? पाटलिपुत्र का। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? पाटलिपुत्र का। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त मौर्य की। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलता और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त मौर्य की। कलहन की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? जय सिंह। कलहन की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? जय सिंह।
कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है नारी होना। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है उसका नारी होना। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्रा ने भाग लिया? मनुची ने। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्रा ने भाग लिया? मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रज़्मनामा में। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रज़्मनामा में। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणि भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को किसने प्रस्तुत किया है? महात्मा बुद्ध ने। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणि भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को किसने प्रस्तुत किया? महात्मा बुद्ध ने। ऋषि पतन सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन। ऋषि पतन सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बांकी ने। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बांकी ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासन के काल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? बाबर का और जहांगीर का। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? बाबर का काबुल में और जहांगीर का लाहौर पाकिस्तान में है। और बहादुर शाह द्वितीय का भी मकबरा रंगून में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेनकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन शासक था जिसने वेनकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है? कालीबंगा राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल में बनवाया गया था। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में महायान तथा हीनयान में विभाजित हो गया? चौथी संगति में। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया? चौथी संगति में। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास।
किस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता था, उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता था, उस काल को क्या कहा जाता था? प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं, उस काल को क्या कहा जाता था? आद्य ऐतिहासिक काल। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते थे, उस काल को क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब से माना जाता है? लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व से। आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब से माना जाता है? लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व में। पुरापाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। पुरापाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? कुत्ते को। मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? कुत्ते को। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। मनुष्य द्वारा बनवाया गया प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल क्या था? अतिरमपक्कम। कुल्हाड़ी की प्राप्ति स्थल क्या था? अतिरमपक्कम। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की थी? सर्वप्रथम गेहूं और जौ की। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की थी? सर्वप्रथम गेहूं की और जौ की। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई थी? पल्लावरम में 1863 ईस्वी में। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई थी? पल्लावरम में 1863 ईस्वी में। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज के बने थे? स्फटिक पत्थर के। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज के बने थे? स्फटिक पत्थर के। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सर जॉन मार्शल ने। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता के निवासी मुख्यतः कौन थे? भूमध्य सागरीय। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी मुख्यतः कौन थे? भूमध्य सागरीय। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल कौन सा है? मांदा, जिला अखनूर, जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल कौन सा है? मांदा, जिला अखनूर, जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? दाइमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? दाइमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है? 6। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है? 6 को। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार की माप क्या थी? 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार की माप क्या थी? 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं
2.43 मीटर गहरा। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगन से। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगन से। पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा। पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा। एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? एक श्रृंगी बैल का। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? एक श्रृंगी बैल का। मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोथल एवं चनहुद्रो से। मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं चनहुद्रो से। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां किस ओर खुलते थे? पीछे की ओर। सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के द्वार और खिड़कियां किस ओर खुलते थे? पीछे की ओर। सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? लोथल नगर के। सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? लोथल नगर के। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्डिहवा लगभग 2000 BC से। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्डिहवा लगभग 4000 BC से। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? सूरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? सूरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से। सिंधु सभ्यता में तौल इकाई किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। सिंधु सभ्यता में तौल इकाई किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? दुपहिया, चरपहिया, बैलगाड़ी व भैंसा गाड़ी का। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? दुपहिया का, चौपहिया का, बैलगाड़ी का व भैंसा गाड़ी का। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? सिंधु सभ्यता से। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? सिंधु सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? वणिक वर्गों के हाथों में। हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? वणिक वर्गों के हाथों में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिग्गट ने। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिग्गट ने। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे? उर्वरता की देवी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे? उर्वरता की देवी मानकर। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की। सिंधु सभ्यता के किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृदेवी की। सिंधु सभ्यता के किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृदेवी की। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धौलावीरा से। हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? सेल खड़ी से। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? सेल खड़ी से। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज में। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज में। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तलवार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तलवार से। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर
सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था, कालीबंगन। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था, कालीबंगन। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो से आपका थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।